सर ऐसे ज्वेलर्स जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके शोरूम में, उनकी दुकान में फुटफॉल कैसे बढ़ाया जा सकता है? ज्वेलर्स को अगर अपनी दुकान में अगर फुटफॉल बढ़ाना है, ज्वेलर्स को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ना बेच के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी। सर व्हाट्सएप मार्केटिंग कितना हेल्प करता है ज्वेलर को, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ज्वेलर्स व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं। जो ज्वेलर्स व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर रहे हैं ना, वो कुछ जगह पे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको सस्ता दिख रहा है। सर आपने जीजेसी के नाम बताया, तो ये क्या चीज़ है और इसके बेनिफिट्स क्या है? तो जीजेसी जो है वो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसलिंग बॉडी है। सर ज्वेलर का जो डिजिटलाइजेशन है वो कितना ज़रूरी हो गया है आज की तारीख में? सर आपने जीजेसी के नाम बताया, तो ये क्या चीज़ है और इसके बेनिफिट्स क्या है? तो जीजेसी जो है वो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसलिंग बॉडी है, जो हम कह सकते हैं कि ये भारत के अंदर ज्वेलर्स की प्रॉब्लम्स को लेके बातें करती है, सॉल्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करती है, और कुछ ऐसी चीजें जो सच में ज्वेलर फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती है। सेम चीज अगर हम अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करती हैं, जैसे लाभम जैसे प्रोग्राम करती है या आभूषण जैसे प्रोग्राम करती है। लाभम का प्रोग्राम का मतलब होता है कि जहां पे ज्वेलर्स को एजुकेशन दिया जाता है, क्या लाभ हो सकता है उनके ज्वेलरी इंडस्ट्री से कनेक्ट होने के बाद। अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब वो एंटर करता है एक ज्वेलर्स, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है और उसके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करके ये जो जीजेसी बॉडी है वो ज्वेलर्स को अलग अलग माध्यम से हेल्प कराने का काम करती है। ठीक है सर, ज्वेलर का जो डिजिटलाइजेशन है वो कितना ज़रूरी हो गया है आज की तारीख में? डिजिटलाइजेशन ज्वेलर्स को, अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी आज दुकान इंदौर में है या मेरी एक दुकान मुंबई में है, लेकिन मैं पूरे भारत में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो उनको एक खुद की ऑनलाइन दुकान बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन दुकान का मतलब होता है कि आपका ऑनलाइन खुद का अस्तित्व, तो वो अस्तित्व कैसे क्रिएट होता है? तो वेबसाइट द्वारा। तो वेबसाइट भी अपने आप में आपकी एक ऑनलाइन दुकान है। जैसे आदमी आपके दुकान में आता है और जो बिहेवियर आपके साथ, या हम कह सकते हैं कि जो अनुभव आपके साथ मिलता है, वैसा ही अनुभव, उस प्रकार का अनुभव ऑनलाइन उसकी दुकान में मिल पाएगा क्या? तो उस तरह आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिजिटल प्रेजेंट आपका रहेगा उतना ही आपकी सेल भी बढ़ेगी। सर जैसे ज्वेलर डिजिटलाइज भी होना चाहता है, कई बार अपना ब्रांड को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो सब चीज़ों के लिए फंड लगता है, तो वो फंड कैसे लेकर आ सकता है एक ज्वेलर? बड़े जितने भी ज्वेलर्स हैं ना, मैं उनकी बातें नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनके पास फंड का भी ऑप्शंस काफी सारा है, उनके पास इन्वेस्टर भी काफी सारे हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके पास खुद के भी पैसे इतने सारे हैं कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं बात उन छोटे ज्वेलर्स की करूंगा जो अभी 100-200 ग्राम से अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में पैर रखे हुए हैं, या अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, जिनके पास 1-1.5 किलो का सामान पड़ा है। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जूम मीटिंग पे डिस्कशन होते हैं ना ज्वेलर्स के साथ, तो वो कहते हैं कि सर हम फंड कहाँ से लाए, हमको फंड ज्यादा चाहिए। तो बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक हमको मना कर देता है कि फंड नहीं देगा। फिर मैं जब उनके साथ डिस्कशन करता हूँ तो समझ में आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटे ज्वेलर्स जो है वो बेचारे जितनी भी डील होती है ना, उनको बुक्स पे नहीं ला पा रहे हैं। बुक्स पे नहीं लाने पे के बाद, जैसे अगर आपको बोलूं कि भैया मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आप बैंक हो तो आप मानोगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे, भैया आपके आईटीआर में जो दिखेगा ना मैं उसको मानूंगा। तो वैसे ही कोई भी छोटा ज्वेलर्स हो या बड़ा ज्वेलर्स हो, आपका आईटीआर ही बता देता है कि आपकी टॉप लाइन क्या है। टॉप लाइन का मतलब होता है आपका सेल कितना है। उस सेल के बिहाफ पे बैंक आपको फंडिंग करता है। वो या तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के हिसाब से करेगा, या सीसी के हिसाब से करेगा, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के हिसाब से भी करेगा, लेकिन आपके आईटीआर के बेसिस पे ही आपको फंडिंग दी जाती है। तो हर ज्वेलर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए बैंक से, आप जो सोच रहे हो उससे भी ज्यादा पैसा अगर आप डिमांड कर रहे हो, तो आपके सेल लाइन को आपको जितना हो सके बढ़ाना है, क्योंकि एक बैंक का कैलकुलेशन चलता है। जैसे अगर कोई भी ज्वेलर्स बैंक से अगर फंड की डिमांड करता है, तो बैंक का एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो या सीसी फैसिलिटी में 25% ऑफ, मतलब आपका जो टर्नओवर है, जैसे मान लो आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है, तो उसका 25% कितना होता है? 25 लाख रुपया। तो बैंक आपको 25 लाख रुपए तक की लोन दे सकता है। अच्छा। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो बैंक आपको 25 करोड़ तक की आपको लोन दे सकता है। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, जो आपको वो लोन देना चाहता है उसके सामने इतनी ही वैल्यू की कोलेटरल, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है क्या? अगर आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आप बैंक से 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हो, तो बैंक आपको दे देगा, लेकिन 1 करोड़ कब देगा?
जब आपका क्राइटेरिया 25% से मैच करेगा आपके टर्नओवर के, मतलब आपका जो टर्नओवर का 25% अगर 1 करोड़ हो रहा है तो बैंक दे देगा। तो ऐसे 2-3 क्राइटेरिया है, अगर आपने उसको मैच कर दिया तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। उल्टा तो मेरा ये मानना है कि ज्वेलर्स के लिए बैंक से लोन लेना सबसे आसान है एज कम्पेयर टू दूसरे इंडस्ट्री से, क्योंकि ज्वेलर्स का 1 किलो माल भी 1 करोड़ के आसपास बिक जाता है। तो बैंक का तो क्राइटेरिया बहुत क्लियर है कि आपका जो टर्नओवर है उसका 25% हम लोन दे सकते हैं। तो इजीली ज्वेलर जितना इजीली लोन गेन कर पाएगा बैंक के पास से, उतनी दूसरी इंडस्ट्री नहीं कर पाती है। तो ज्वेलर्स के लिए तो ये वरदान है कि वो ज्वेलर इंडस्ट्री में है। सर ऐसे ज्वेलर्स जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके शोरूम में, उनकी दुकान में फुटफॉल कैसे बढ़ाया जा सकता है? ज्वेलर्स को अगर अपनी दुकान में अगर फुटफॉल बढ़ाना है तो हम अगर 3 पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ज्वेलर्स को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ना बेच के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी। अधिकतर ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं। प्रोडक्ट शेयर करने से कस्टमर आपके पास नहीं आता है, वो प्रोडक्ट का नॉलेज देने से या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको हेल्प करने से कस्टमर आपके पास आता है। तो ऑनलाइन दुकान पे भी आपको उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे ऑफलाइन दुकान में आप करते हो। तो वैसा ही आपका चेहरा दिखाना पड़ेगा, वैसे ही आपको प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी और वैसे ही आपको नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्केट गेन करना शुरू कर देता है। सेकेंड चीज, लोकल इन्फ्लुएंस को हायर करिए। लोकल इन्फ्लुएंस जो होते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है ना, तो आपको क्या देखना चाहिए कि मेरे पास जो ज्वेलरी है वो सेगमेंट क्या है, वो क्या 40,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए तक के कस्टमर आ रहे हैं क्या? तो अब वो 2 लाख रुपए के कस्टमर पहनने वाले जो ज्वेलरी पहनने वाले कस्टमर हो गए, वो कौन सी साड़ियां पहनते हैं, कौन सी साड़ी पहनते हैं, मतलब वो इजीली अगर 2-3 हजार 4 हजार की साड़ी पहन रहे हैं तो 4 साड़ी के जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने वाले जो होते हैं उनको आप हायर करो और उनके साथ आप अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस के द्वारा पूरे मार्केट में पेनिट्रेट करना शुरू करो। तो वहां से भी आपके फुटफॉल आना शुरू कर देंगे। और तीसरा, जब वो कस्टमर आपकी दुकान पे पहुंचता भी है तो उस टाइम पे आपका कस्टमर के साथ का बिहेवियर कैसा होता है, आपका कस्टमर के साथ का इंटरेक्शन कैसा होता है, आप उसको कैसा फील कराते हो। क्योंकि हमारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री ना, ये टच एंड फील वाला मार्केट है। आप कितना भी कर लो, ऑनलाइन सेगमेंट आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी भी हम 14 से 15% तक ही हमारा ऑनलाइन सेगमेंट पे काम कर पाए हैं। तो जितने भी ऑनलाइन सेगमेंट वाले जो ज्वेलर्स थे या ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स थे या कॉर्पोरेट ज्वेलर्स थे, उन्होंने भी अपने ऑफलाइन स्टोर डालना शुरू कर दिया है। सर व्हाट्सएप मार्केटिंग कितना हेल्प करता है ज्वेलर को? क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ज्वेलर्स व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं। जो ज्वेलर्स व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर रहे हैं ना, वो कुछ जगह पे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको सस्ता दिख रहा है। जो 10 पैसा 20 पैसा में अपने एक मैसेज को भेजने का पैसा लग रहा है, तो वैसे वो बल्क में 10,000 मैसेज 20,000 मैसेज उठाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मार्केटिंग शुरू करते हैं ना, तो वहां पे वो एपीआई जो मतलब हम कह सकते हैं कि मेटा जो होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है और फिर कस्टमर का इंटरेक्शन वहां खत्म हो जाता है। अभी एक कस्टमर मेरे पास आया था, जूम मीटिंग पे एक ज्वेलर्स जुड़ा था, उसने मुझे यही बोला कि मैं एक बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा नंबर बार बार ब्लॉक हो जा रहा है और जो एक्चुअली लीगल मेटा के द्वारा एपीआई दी जाती है, व्हाट्सएप एपीआई, उसको यूज करता हूं तो वहां पे एक मैसेज भेजने का खर्चा करीबन 80 पैसे के आसपास आ रहा है और वो पहले जो आता था वो 10 पैसे के साथ आ रहा था। तो मैंने उसको एक पूछा कि भाई तू उस महीने में कितनी मार्केटिंग कर रहा है? तो उसने बोला मैं 3,000 रुपए डालता था। कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? बोलता साल का मैं 1 करोड़ का आसपास का बिजनेस करता था। तो मैंने बोला 1 करोड़ में तेरा मार्केट मतलब तेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या था? तो उसने बोला कि सर 7 से 8% रखता था मैं। तो 7 से 8% था, तो मतलब 8 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। सेम चीज मैंने बोला अगर तू लीगल यूज कर रहा है तो क्या खर्चा बैठ रहा है? तो उसने बोला कि सर 11,000 रुपए के आसपास मेरा खर्चा बैठ रहा है अगर मैं लीगल उतने ही मैसेज कर रहा हूं तो मैंने बोला अगर उसको साल भर का कैलकुलेट करेगा तो 1.25 लाख होगा। अगर 1.25 लाख रुपया दे के भी अगर तेरा 8-9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये करना चाहिए। हमको ये कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचना है। जब तेरे पास कॉस्ट कटिंग की चीजें आ जाएगी तब उसको कॉस्ट को नीचे लेके आ, लेकिन अभी तो उसको करके कंप्लीट करना ही चाहिए।